दोस्तों नमस्कार। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इसके पहले हमने ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका एक्सक्रीशन सिस्टम, ये सब हमने देख लिया ऑलरेडी। ठीक है, तो उसी सीरीज में हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, जैसे एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो जो ग्लैंड जो डक्ट होता है जिसमें, ठीक है, डक्ट निकलने के लिए एक डक्ट होता है ना, तो उसको हम लोग एक्सोक्राइन बोलते हैं। और जिसमें डक्ट नहीं होता, डक्टलेस होते हैं, उसको हम लोग एंडोक्राइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। और उसमें से जो है एंजाइम निकलता है। ठीक है, सीक्रीशन ऑफ एंजाइम पासेस थ्रू इट। ठीक है, तो जो डक्ट है, जो ग्लैंड का डक्ट है, उससे जो हमारा एंजाइम निकलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग एक्सोक्राइन बोलते हैं। और डक्टलेस होता है तो जैसे अब एग्जांपल ले लीजिए एक्सोक्राइन पर, तो लैक्टिक ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड में हम देख लेंगे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको डक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो वहां से ये निकल जाते हैं। ठीक है, अब एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि ये ग्लैंडलेस होते हैं, डक्टलेस होते हैं, और इसमें से हॉर्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, दोनों में फर्क आपको दिख गया ना। एंडोक्राइन में से हॉर्मोन्स निकलेगा और एक्सोक्राइन में से आपसे एंजाइम्स निकलेगा। ठीक है, तो हार्मोन सेक्रेट होते हैं इसमें से दिस ग्लैंड। ठीक है, और यही हार्मोन जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी भेजे जाते हैं, और वहां से जो है उस जो भी उस हार्मोन का वर्क होता है वो करता है। ठीक है, और ये किसके थ्रू जाता है, मीडियम क्या है उसका, तो ब्लड प्लाज्मा है। ठीक है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, ये सब जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आता है। ठीक है, तो ये सब को हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ मेन एंडोक्राइन सिस्टम के हम लोग फंक्शन जान लेते हैं कि जो एंजाइम्स और जो हार्मोन्स निकलते हैं उनका शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है और वो किस लिए होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स वगैरह जो सीक्रेट होते हैं उसको कहते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है पीट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो होता है इट इज सिचुएटेड इन डिप्रेशन ऑफ द स्फेनोइड बोन। ठीक है, और फोर्थ फोरहेड। तो जो हमारा हमने जब बात की थी, जब हमने ब्रेन के अलग अलग भागों की बात की थी, तो उसमें आप देखे थे एक आया था पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो वहां पे ये स्थित होता है, और वहां से ये फिर फर्दर ये आपका हॉर्मोन्स निकालता है। ठीक है, तो वो फिर बॉडी में जाता है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, सेला टूनिका भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो वेट है वो 0.6 ग्राम होता है, और ये मास्टर ग्रंथि है। ठीक है, मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि ये मैक्सिमम जो चीज है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, हमने जो पढ़ा था ना, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम था, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, तो ऐसे करके बारहमासी था, उसमें एक छोटा सा ऐसे पिट्यूटरी ग्लैंड था। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब इसका फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो ये तो कहाँ पे स्थित होता है, क्या करता है, मास्टर ग्लैंड है, और ये हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। ठीक है, तो अब ये क्या हार्मोन ऐसा सिक्रेट करता है जो हमारा बॉडी में करता है। तो सबसे पहले आता है एसटीएच हार्मोन। ठीक है, इसको सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये जो है आपका बॉडी का जो कंट्रोल है उसको, सॉरी, बॉडी का जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, स्पेशली द ग्रोथ ऑफ द बोन, उसमें भी स्पेसिफिकली क्या करता है, ये बोन का ग्रोथ करता है। ठीक है, और बाय द एक्सेसिवनेस ऑफ द एसटीएच, मतलब सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का अगर एक ज्यादा अगर हो जाएगा तो उसमें आप देखेंगे जैंजेटिज्म जो है उसमें आ जाएगा। ठीक है, और एक्रोमिगली आर कॉज्ड। ठीक है, उसमें जो है हाइट ऑफ द ह्यूमन ग्रो एबनॉर्मली। ठीक है, अगर ये सब हो जाता है, ज्यादा निकल जाता है, तो आप देखेंगे कि उसका हाइट जो है वो एबनॉर्मली बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे खली वगैरह को आपने देखा होगा, और लैक होता है तो उसकी वजह से ड्वार्फ हो जाता है आदमी। ठीक है, तो वो बैलेंस वे में आना चाहिए। ठीक है, ये इसका मतलब है। अब दूसरा होता है टीएसएचओ हार्मोन। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो पहला हमने देखा था सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, दूसरा अब ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड जो हमारा गले में होता है, जहां से आपको थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, जो हमारे बॉडी में गोइटर रोग से हमको बचाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हार्मोन उसको
थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट कर, ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को कि ये मास्टर ग्रंथि है, मास्टर ग्लैंड है, तो ये अदर ग्लैंड को एक तरह से कंट्रोल भी करता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब थायराइड ग्लैंड का क्या काम है वो हम जब थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं ACTH हार्मोन, ठीक है। ACTH हार्मोन में आप देखेंगे इसको बोलते हैं एड्रेनोकॉर्टिक हार्मोन, ठीक है। ये क्या कंट्रोल करता है, सिक्रीशन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब एक एड्रेनल हार्मोन ग्लैंड भी होता है, वहां से क्या निकलेगा वो उसको भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद आता है GTH हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, और ये कंट्रोल करता है इट कंट्रोल एंड फंक्शन ऑफ द गोनैड्स, ठीक है। और ये दो तरह का होता है, FSH हार्मोन और LH हार्मोन। FSH में क्या होता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन मेल इट स्टिमुलेट द spermatogenesis in the seminiferous tubules of the testes, ठीक है। in female it stimulate the graphene follicles of the orifice to secrete the hormone estrogen, ठीक है। तो ये कहने का मतलब जो है, जो हमारा सेक्स रिलेटेड जो हार्मोन्स होता है उसको ये स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। और ल्यूटिंगिंग हार्मोन क्या बोलता है, LH हार्मोन, जैसे इंटरस्टीलियल सेल जो है स्टिमुलेट करता है हार्मोन, जैसे सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेक प्लेस इन मेल, और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है सीक्रेट करता है ये, ठीक है। अब हम लोग पांचवा देखते हैं LTH हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, स्टिमुलेट करता है द सिक्रीशन ऑफ द मिल्क इन द ब्रेस्ट ऑफ द इन्फेंट, ठीक है, फॉर द इन्फेंट। तो जब देखेंगे बच्चे होते हैं तो उसमें महिलाओं के स्तन से दूध निकलता है, ठीक है। तो वो भी ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी उसको स्टिमुलेट करता है, मास्टर ग्रंथि है तो सब में इसका थोड़ा थोड़ा रोल है, ठीक है। उसके बाद आता है ADH हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है, इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, ठीक है, और हेल्पफुल टू मेंटेन द वाटर बैलेंस इन द बॉडी, ठीक है। तो ये हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे वर्क हमने देख लिए, कैसे वो अदर ग्लैंड को भी मतलब एक तरह से स्टिमुलेट कर रहा है काम करने के लिए, ठीक है। अब दूसरा आता है थायराइड ग्लैंड, ये हमारा गले में होता है, ठीक है। दिस इज सिचुएटेड बिलो द लैरिंक्स ऑफ द बोथ साइड ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैकिया, ठीक है, थ्रोट ऑफ द थ्रोट में रहता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय इज थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, और ट्राइडोथ्रिन हार्मोन भी करता है, ठीक है। आयोडीन इज सिक्रेटेड इन मोर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये तो ये यहाँ पे सिचुएटेड होता है और ये चीजें निकालता है, तो उसका लेकिन फंक्शन फिर क्या है, ये इंक्रीज करता है स्पीड ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। जो सेल का रेस्पिरेशन होता है उसको ये इंक्रीज करता है, ठीक है, और नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, पर्टिकुलरली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड हेयर, ठीक है। तो ये जो है हमारा स्टिमुलेट करता है नॉर्मल ग्रोथ, स्पेशली बोन और हेयर, ठीक है। तो सेम चीज आप देख रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में भी, स्पेशली बोन वगैरह जो है, तो ये इसको कंट्रोल कर रहा है, तो फिर यहाँ से ये अल्टीमेटली ये कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। और नॉर्मल फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिपेंड अपॉन द एक्टिवनेस ऑफ द थायर। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो आप देखेंगे कि इसके उसका जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो भी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और ये वाटर बैलेंस भी कंट्रोल करता है बॉडी इन द कोऑर्डिनेशन विद द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तो हमने बात कर ली थी। अब इसकी वजह से अगर मान लीजिए थायरोक्सिन का डिफिशियंसी हो जाता है तो उसकी वजह से कुछ रोग भी होते हैं, ठीक है। हमने उसके केस में देखा था कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, अगर ह्यूमन ग्रोथ में अगर वो ज्यादा संख्या में निकलता है तो उससे जिंजाइटिज्म करके आता था और डॉर्फिज्म होता था। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, तो इसको पहला बोलते हैं क्रिटिनिज्म, ठीक है, जो बीमारी उसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म। इसमें क्या होता है, ये स्पेशली इफेक्ट करता है किसको, चिल्ड्रन को, ठीक है, द मेंटल एंड द फिजिकल रिटायर्डनेस ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। फिर आता है माइसेटेमा, ठीक है। इस डिजीज में क्या होता है, नॉर्मली अटैक होता है ड्यूरिंग द यूथ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। यूथ में क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म पे अटैक करता है और ये प्रॉपरली नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका जो है हार्ट बीट जो है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो इसीलिए ये उस समय अटैक आता है, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, अब ये जो है अगर मान लीजिए दिस डिजीज गॉट ड्यू टू द क्रोनिक डिफिशियंसी ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। हाइपो है तो हाइपो का मतलब होता है कमी, हाइपर अगर हो जाएगा तो मतलब अधिकता हो जाता है। तो हाइपो में आप देखेंगे कि थायरोक्सिन हार्मोन का यहाँ पे कमी हो रहा है, मतलब वो हार्मोन जो है कम
बॉडी में दे रहा था, जिसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मल रिप्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। और इसकी वजह से कभी कभी आदमी देखेंगे डम बॉडी भी हो जाता है, ठीक है। अब गोइटर, ये बहुत एग्जाम में पूछता है गोइटर रोग। तो गोइटर रोग है, दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द फूड, ठीक है। तो हमने देखा कि जैसे ही थायरोक्सिन हार्मोन हमारा जो निकलता था तो उसमें स्पेशली आयोडीन होता था, ठीक है। तो वहां पे आप देखेंगे अगर उसकी कमी हो जाती है तो उसकी वजह से जो है थायराइड ग्लैंड जो है वो abnormally बढ़ जाता है, तो बाहर निकल कर आता है, तो आपने देखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया डिजीज कॉज बाय द एक्सेसिव थायरोक्सिन, ठीक है। अगर मान लीजिए एक्सेसिव संख्या में अगर निकल गया, अभी तो हमने कमियां पढ़ी, अब हमने अगर एक्सेसिव में निकल गया तो क्या होगा, उसमें आप देखेंगे एक्सोथैल्मिक गॉइटर हो जाता है, ठीक है, एक्सोथैल्मिक। इस डिजीज में क्या होता है कि आइट जो है, आई, आंख बल्ज हो जाता है और आंख की तरफ, बाहर की तरफ वो फेंक देता है, ठीक है। और ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये हमने थायरोक्सिन के बारे में देख लिया। अब हम लोग देखते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में, ठीक है। वो उसी के पास होता है राइट बैक ऑफ द थायराइड, ठीक है, उसकी जस्ट नीचे होता है। दिस इज सिचुएटेड इन द राइट बैक ऑफ द थायराइड ऑफ द थ्रोट, ठीक है। और इसकी ये जो है दो तरह का हार्मोन हमको रिलीज करके देता है, ठीक है। पहला है पैराथायराइड हार्मोन, जो ग्लैंड है उसी का रिलेटेड हार्मोन है। दूसरा जो है कैल्सी कैल्सीटोनिन हार्मोन, ठीक है। दो तरह का हार्मोन ये देता है, ठीक है। दिस हार्मोन इज रिलीज्ड व्हेन, पहले हम लोग देख लेते हैं, सॉरी। तो पैराथायराइड हार्मोन में क्या, दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड व्हेन देयर इज ए डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, ठीक है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तब ये जो है हार्मोन रिलीज करता है उसको मेंटेन करने के। और कैल्सीटोनिन क्या होता है, दिस हार्मोन इज रिलीज व्हेन एक्सेस ऑफ कैल्शियम। अब अगर ज्यादा कैल्शियम हो जाएगा तो ये फिर रिलीज करके उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है, ठीक है। हेंस द हार्मोन secreted by the parathyroid gland control the quantity of calcium in the blood, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग चौथा देख लेते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। अब ये है दो पार्ट का होता है, इसमें दो पार्ट होता है, एक आउटर पार्ट होता है और एक इनर पार्ट होता है मेडुला का, ठीक है। अब इसकी वजह से जो है हार्मोन सिक्रेटेड बाय द कॉर्टेक्स एंड देयर पर्सन, ठीक है। तो आर्डिनल कॉर्टेक्स का ही बात कर रही है। तो हम इसमें देखेंगे ग्लूकोकोर्टिसाइड, ठीक है। ग्लूकोकोर्टिसाइड जो क्या होता है, ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे सीने के नीचे जस्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और ये सब जो है यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। फिर मिनरलो कोर्टिसॉइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, द मेन फंक्शन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द आयन बाय किडनी डक्ट एंड कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ अदर्स इन द बॉडी, ठीक है। तो ये काम उसका हो गया, मेनली आपका रीअब्जॉर्प्शन कराता है आयन का किडनी के अंदर, ठीक है। सेक्स हार्मोन, अब एड्रिनल ग्लैंड में ही आप देखेंगे कि सेक्स हार्मोन कंट्रोल द सेक्सुअल बिहेवियर एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। तो सेक्सुअल बिहेवियर, तो सेकेंडरी कैरेक्टर वगैरह क्या होता है, जैसे औरतों के लंबे बाल वगैरह होते हैं, आदमी का जो है थोड़ा हार्डनेस होता है, वॉइस वगैरह थोड़ा, उसको सबको सेकेंडरी कहते हैं। प्राइमरी तो सबको पता है, ठीक है। प्राइमरी कैरेक्टर तो वही होता है, मेन होता है। लेकिन सेकेंडरी कैरेक्टर जो है आपको देखते से ही जो पता चल जाए उसको सेकेंडरी कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नोट दिया है, देखिए कॉर्टेक्स इज एसेंशियल फॉर द लाइफ। इफ दिस इज एक्सट्रैक्टेड कंप्लीटली फ्रॉम द बॉडी, ह्यूमन विल रिमेन अलाइव ओनली फॉर अ वीक और 2 वीक, ठीक है। और इन केस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द कॉर्टेक्स, द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म गेट डिस्टर्ब एंड दिस डिसीज इज कॉल्ड एडिशन डिजीज, ठीक है। तो अगर कॉर्टेक्स जो है, एडिनल कॉर्टेक्स जो है, अगर वो काम करना बंद कर देता है तो उस केस में आप देखेंगे कि ये होता है, ठीक है। अब हार्मोन सिक्रेटेड बाय द मेडुला एंड देयर पर्सन, ठीक है। अब मेडुला ग्लैंड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे एप्नीफ्रीन। एप्नीफ्रीन में क्या होता है, दिस इज द एन अमीनो एसिड, ठीक है। ये हार्मोन निकलता है। और नॉर एप्नीफ्रीन क्या होता है, दिस इज ऑल्सो एन अमीनो एसिड, दोनों ही आपका अमीनो एसिड होता है, ठीक है। द वर्क ऑफ द बोथ हार्मोन इज सिमिलर, दोनों का हार्मोन सिमिलर है। दिस इक्वली इंक्रीजेस द रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल, ठीक है। एज ए रिजल्ट ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज, ठीक है। और इन केस ऑफ सडन स्टॉप ऑफ द हार्ट बीट, एपिनेफ्रीन इज हेल्पफुल फॉर रीस्टार्टिंग द हार्ट, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो होता है ये आपको अगर किसी वजह से रुक जाता है तो ये तुरंत दोबारा स्टार्ट करता है, ठीक है। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द आर्डिनल ग्लैंड इज कॉल्ड फाइट 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 हार्मोन, ठीक है। आर्डिनल ग्लैंड से जो निकलता है उसको फाइट फाइट हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पांचवा गुनाड की, ठीक है। अब गुनाड में क्या होता है कि जैसे पहला होता है ओवरी, ठीक है। द फॉलोइंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय दिस, ठीक है। अब ओवरी क्या क्या देता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ठीक है।
तो ओवरी किस में होता है, ये महिलाओं में होता है, फीमेल में होता है, ठीक है। और उसमें कौन कौन सा हार्मोन निकल रहा है, तो पहला एस्ट्रोजन है, इट कंप्लीट द इंक्रीज ऑफ ओविडक्ट, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ यूटेरस लाइनिंग ड्यूरिंग द ओवरियन साइकिल, ठीक है। रिलैक्सिंग क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इट फाउंड इन द यूटेरस एंड प्लेसेंटा, ठीक है। दिस हार्मोन स्मूथन द पब्लिक सिंपैथिक्स एंड इट वाइडन द यूरेनियन सर्विक्स, ठीक है, दैट चाइल्ड इज डिलीवर्ड इजिली, ठीक है। अब टेस्टिस की बात कर लेते हैं, तो ये गोनाड्स में आ रहा है, ठीक है। टेस्टिस जो है ये मेल का होता है, ठीक है, टेस्टिस। तो द हार्मोन सिक्रेटेड बाय दिस इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्ट से टेस्टो है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये मेल का है। ये नॉर्मली पूछता है, तो आप देखेंगे महिलाओं में एजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ठीक है। और मतलब पुरुष में जो है वो है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। वो टेस्टिस से मिल रहा है, तो इससे आप इसे आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। इट मोटिवेट्स द सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ एंड ग्रोथ ऑफ द सेकेंडरी। अब जो टेस्टिस होता है, यही जो मेल के अंदर जो है ये सेकेंडरी कैरेक्टर्स वो करता है, ठीक है। अब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि जब हमने ब्लड सर्कुलेशन वगैरह की बात की थी, तो उसमें आप देखेंगे कि इम्प्योर ब्लड फिर फेफड़े में जाता है, वहां पे जो है ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड होता है, और वहां से CO2 रिलीज हो जाता है, और ये ब्लड जो है प्योर ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो वहां पे जहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड हो रहा है ब्लड को, तो वहां पे वो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज लंग्स, ठीक है। लंग्स, यही लंग्स ऊपर नीचे होता है, तो इससे हमारा हवा जो है वो अंदर बाहर होता है, ठीक है। और यहीं पे जो है गैस का एक्सचेंज होता है, यही मैं बोला ना कि O2 और CO2 का जो गैस है वो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। ऑल दोज ऑर्गन कम अंडर द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज हेल्पफुल इन एक्सचेंजिंग द गैस, ठीक है। नेसल पैसेज नाक से पहले जा रहा है, फिर यहाँ जो जो पाइप है जो फेफड़े से रुका उसको उसको फायरिनिक्स बोलते हैं, लैरिनिक्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे वॉइस बॉक्स भी होता है, ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया में ही ओवली करके एक आता है, उसमें आप देखेंगे एक्सचेंज होता है, ट्रैकिया होता है, ब्रोंची होता है, ब्रोंकोल्स होता है, लंग्स होता है, ठीक है। तो नेसल पैसेज की हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये स्निफिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है, रिलेटेड। तो द मेन फंक्शन इज रेसिंग। उसका जो इनर कैविटी लाइन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और ये जो है आधा लीटर लगभग म्यूकस जो है एवरीडे सिक्रेट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो म्यूकस सिक्रेट करता है, ये जो है प्रिवेंट द पार्टिकल ऑफ सैंड, बैक्टीरिया, ये सब जो है, अगर यहाँ पे मान लीजिए म्यूकस नहीं रहेगा तो डायरेक्ट आपके लंग्स में वो चला जाएगा, तो ये क्या करता है, उसको रोक लेता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। और वापस जो है आप लोग डेली कुछ ना कुछ जो म्यूकस शरीर से बाहर करते हैं उसके थ्रू ये निकल जाता है, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है, सैंड को, बैक्टीरिया को, ठीक है, और अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म को ये बॉडी से एंटर नहीं करने देता, ठीक है। इट मेक्स द एयर वेट इंटरिंग इनटू द बॉडी, वही मैं बोल रहा हूँ, जब भीगा कर देगा तो वहां पे ऑब्जर्व, और इक्वलाइज द टेम्परेचर, और वहां पे देखिए टेम्परेचर का भी एक इक्वलाइजेशन का भी काम कर रहा है नेसल पैसेज में जो म्यूकस होता है, ठीक है। और फेरेनिक्स बोलते हैं, फेरेनिक्स में क्या होता है, और ये जो है उसके नीचे जस्ट होता है, ठीक है, नेसल कैविटी के। अब तीसरा वॉइस बॉक्स होता है, उसको लैरिनिक्स बोलते हैं। वॉइस बॉक्स में क्या होता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी वे विच कनेक्ट द फाइनिक्स विथ ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया को यहाँ से आप देखेंगे जो वॉइस बॉक्स है वहां से जो है, अगर जो फाइनिक्स को कंट्रोल कर मतलब कनेक्ट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया से कनेक्ट कर रहा है, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करना, ठीक है। लैरिनिक्स इंट्रेंस गेट देर इज ए थिन ब्लेड लाइक डोर, ठीक है, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है। वहां पे ब्लेड जैसा होता है, जो आप देखेंगे वही खुलता है, तो जो है फूड पार्टिकल वहां से सॉल्व करते हैं। व्हेन एनी फूड पार्टिकल्स इज सैलोड इट क्लोज द ग्लोटिस, ठीक है। आप जब खाना खाते हैं तो यहाँ से ये ऊपर वाला हिस्सा बंद कर देता है, वो पिन जो होता है ऊपर वाला हिस्सा बंद कर देता है, नहीं तो क्या होगा कि फूड जो है वो आप देखेंगे वो लंग्स में चला जाएगा। एज ए रिजल्ट फूड डज नॉट इंटर इनटू द रेस्पिरेटरी पाइप, तो वो जो पाइप है वो रोक देता है। अगर आप खाना खाते हैं तो गले के पास ही आप होता है ना, कभी कोई देखते हैं अटकता है, अगर कोई थोड़ा बहुत सरक जाता है मतलब उसमें चला जाता है, तो आप देखेंगे खांसी वांसी आ जाती है, ठीक है। अब ट्रैकिया की बात कर लेते हैं। इट इंटर इनटू द thoracic cavity, ठीक है ना। द मेन टू ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड ब्रोंकी, ठीक है। राइट ब्रोंकी इंटर्स इनटू द राइट लंग्स आफ्टर
being divided into 3 branch, ठीक है, और लेफ्ट ब्रांच इंटर इनटू द लेफ्ट लंग आफ्टर बीइंग डिवाइडेड ऑन 2 ब्रांच। तो लेफ्ट वाला देखेंगे केवल 2 ब्रांच में डिवाइड हो रहा है और राइट वाला जो है वो 3 ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब फर्दर लंग्स पे चले जाते हैं, तो ये जो है पेयर्स ऑफ लंग्स होता है, ठीक है, इन द थियोथोराकिक कैविटी में, ठीक है, और इसका जो कलर होता है वो रेड होता है, ठीक है, और स्पॉन्ज लाइक होता है, ठीक है। राइट लंग जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ्ट लंग के अपेक्षा, ठीक है। ईच लंग इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, और देयर इज ए नेटवर्क इन ब्लड कैपिलरी, ठीक है, हियर ऑक्सीजन इंटर इनटू द ब्लड एंड कम्स आउट, ठीक है। तो लंग्स के अंदर जो है आप देख रहे हैं वो जो है ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो 4 पार्ट में आपको मान लीजिए डिवाइड होता है, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैस, फिर इंटरनल रेस्पिरेशन, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये 2 पार्ट में होता है, ठीक है, ब्रीदिंग होता है और एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, ठीक है। ब्रीदिंग क्या होता है, लंग जो होता है वो क्या करता है, एयर को लेता है, ठीक है, और गिवन आउट ए सर्टेन रेट इज कॉल्ड ब्रीदिंग, ठीक है। तो ब्रीदिंग हमने बताया कि अंदर हवा को अंदर करना है और उसको बाहर छोड़ देना है, उसको ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, देखिए उसमें इंस्पिरेशन होता है, ठीक है। इंस्पिरेशन में आप क्या करते हैं कि एट दिस स्टेज एयर फ्रॉम द एनवायरनमेंट इंटर इनटू द लंग्स थ्रू द नेशनल पैसेज, और ड्यू टू द इंक्रीज इन द डायमेंशन ऑफ द thoracic cavity at a low pressure is formed in the lungs and air into the lungs, ठीक है। और this air continue to enter until the pressure of the air inside the outside body is equal, ठीक है। तो जो यहाँ पे वैक्यूम टाइप का क्रिएट होता है, जब ऐसे हम खींचते हैं तो फिर वहां पे खींचने के बाद जो है एक सर्टेन टाइम के बाद अगर प्रेशर इक्वल हो जाता है तो वहां पे आप खींचना बंद कर देते हैं। उसके बाद आता है एक्सपीरेशन, ठीक है, और इसमें जो है वो उसको हम लोग बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब जो एयर होता है उसका कंस्टिट्यूएंट्स क्या होता है देखते हैं। तो जो हम लोग एयर इनहेल करते हैं उसमें 79% ऑक्सीजन है, सॉरी नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03% आप देख रहे हैं कि यहाँ पे CO2 है। फिर एक्सहेल करते हैं तो नाइट्रोजन तो कोई रिएक्शन करेगा नहीं, जितना था निकल जाएगा। ऑक्सीजन जो है 21 से 17 हो जाता है, ठीक है। अब कुछ मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ घुल गया, ठीक है, और जो ब्लड के साथ इम्प्योर ब्लड के साथ CO2 आ रहा था वो आप देखेंगे यहाँ पे रिलीज होगा, तो ये 4% इससे क्या होगा, तो 4% जो एयर है, ऑक्सीजन है सॉरी, वो यहाँ पे देखेंगे आप कंज्यूम होगा, ठीक है। तो एवरी डे 400 ml वाटर जो है निकलता है ब्रीदिंग के थ्रू, ठीक है। उसमें कुछ वेपर वगैरह भी रहता है, किसी खाने वाने का वेपर, वो सब जो है वो सब भी यहाँ से निकल जाता है। अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस इनसाइड द लंग्स, ठीक है, और जो गैसियस एक्सचेंज जहाँ पे होता है वो कंसंट्रेशन की वजह से होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में। अब मान लीजिए जो ब्लड है उसमें O2 नहीं है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड है, तो उसमें जब O2 आएगा तो O2 जो है बाय डिफ्यूजन ऑटोमेटिकली जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। और एयर में जो आ रही है उसमें CO2 नहीं है, तो जो ब्लड में जो CO2 है वो CO2 इसमें चला जाएगा। तो आप देखेंगे कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ये जो है चीजें हो रही है, ठीक है। नॉर्मल डिफ्यूजन होता है, नॉर्मल डिफ्यूजन में क्या होता है, अगर ऐसे आपने रख दिया, यहाँ पे मान लीजिए CO2 है जाता है और यहाँ पे O2 जाता है, ठीक, और यहाँ पे अपने जो है इसको अपने हटा दिया, ठीक है, सपोज अपने इसको हटा दिया, तो अब क्या होगा, अब CO2 यहाँ पे CO2 नहीं था तो यहाँ CO2 इधर जाने लगेगा, और यहाँ पे O2 नहीं था तो O2 इधर आने लगेगा। तो ये मान लीजिए ये हवा है, इसमें O2 है CO2 नहीं है, ये ब्लड है इसमें CO2 है और O2 नहीं है, तो O2 इधर आने लगा ब्लड में, यानी O2 चला गया, और हवा में CO2 नहीं था तो CO2 इधर आ जाता। तो यही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होता है, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस ड्यू टू द देयर डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, वो तो मैंने बात कर ली, पार्शियल प्रेशर एंड डिफ्यूजन की बात करें, द डायरेक्ट डिफ्यूजन ऑफ द बोथ, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रीचिंग ऑफ गैस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग टू द सेल बॉडी, ठीक है। अब यहाँ से बॉडी में जा रहा है और कमिंग बैक अगेन टू द लंग इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैस। तो कैसे होता है, हमारा ये अगर मान लीजिए फेफड़ा है तो हार्ट से ब्लड, इम्प्योर ब्लड इसमें आता है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होता है, यहाँ से ब्लड वापस हार्ट में चला जाता है, फिर यहाँ से ये पूरी बॉडी में चला जाता है, फिर बॉडी में गंदा होकर के वापस आता है, फिर यहाँ से ऐसे आता है, ऐसे करके ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैस हो रहा है, ठीक है। इसी प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन टेक प्लेस बाय हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड, ठीक है। तो अब हीमोग्लोबिन ही तो ऑक्सीजन से एक्चुअल में रिएक्शन करता है, अगर ये नहीं होता है हीमोग्लोबिन की तो अनीमिया रोग हो जाता है, और ऑक्सीजन ठीक से पूरी बॉडी में नहीं होता तो आप देखेंगे
आदमी वीक हो जाता है, आंखें वगैरह नीली पड़ने लगती है, इस टाइप से होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल टू लंग टेक प्लेस बाय द हीमोग्लोबिन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 10 to 20%, ठीक है। तो वही 10 से 20% रहेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्लेस तो थ्रू द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है। अब किस वजह से होता है? बाय मिक्सिंग विद द प्लाज्मा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? कार्बोनिक एसिड बनाता है जब प्लाज्मा के साथ मिक्स होता है, ठीक है। और 7% कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्लाज्मा के थ्रू जो है ये ट्रांसफर होता है। और बायोकार्बोनेट्स के थ्रू क्या होता है? 70% जो ऑक्सीजन होता है वो बायोकार्बोनेट्स के फॉर्म में वो घूमता रहता है, ठीक है। और ये पोटेशियम और सोडियम ब्लड जो होता है उसमें उसके साथ मिल करके पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट बना देता है, ठीक है। अब इंटरनल रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। अब इनसाइड द बॉडी द गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। अब जो ब्लड और टिश्यू के बीच में जो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहां पे जो कन्वर्जन हो रहा है उसको हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और यहाँ पे जो है, और जो गैस एक्सचेंज जो है लंग्स के अंदर हो रहा है उसको हम एक्सटर्नल बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई। अब दो दो जगह हो रहा है, लंग्स में भी चेंज हो रहा है ब्लड से, और हमारा जो टिश्यूज वगैरह हैं जहाँ पे हमारा फूड है वहां से भी आप देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ O2 और CO2 पे हो रहा है, तो उसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलेंगे। अब एक हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज बाय द ऑक्सीजन, ठीक है, रीचेज इनटू द सेल, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर। अब सेल के लेवल पे आप देखेंगे कि जो ग्लूकोज उसमें अंदर एनर्जी होता है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ऑक्सीडेशन होता है। तो वो ऑक्सीडेशन कैसे होता है? वो होता है ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से जो होता है उसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब ये कितने तरीके का होता है? तो ये दो तरीके का होता है। एक होता है एनारोबिक। एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन के डिफिशियंसी में, बिना ऑक्सीजन के भी होता है, ठीक है। इफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड इज टेक प्लेस एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के बिना होगा तो ओनली दो एटीपी जो है, एटीपी जो आपका देखेंगे आप, ये एनर्जी का यूनिट होता है, मॉलिक्यूल जो है उसमें प्रोड्यूस होता है फ्रॉम ऑल मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज। एक मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज कराएगा तो केवल दो एटीपी मॉलिक्यूल जो है उसमें कन्वर्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं। और फाइनल प्रोडक्ट जो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, एनिमल टिश्यू लाइक स्केलेटन मसल इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। तो वहाँ पे क्या होता है कि लैक्टिक एसिड बनता है। जैसे जिम वगैरह में भी हम जाते हैं तो जल्दी जल्दी करते हैं तो उतना ऑक्सीजन जा नहीं पाता, तो वहाँ पे मसल देखेंगे हार्ड हो जाता है, जहाँ पे भी आप जिम वगैरह करते हैं, ठीक है, जिस जिस प्रोसेस जिस पार्ट में आप वो करते हैं, ठीक है। तो वो क्या बना दे रहा है? ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो यही चीज आप देखेंगे कि जो ईस्ट वगैरह होता है, सर्टेन बैक्टीरिया होता है एथिल अल्कोहल में, एथनॉल में, वो सेम चीज प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वहाँ पे वो एंजाइम की वजह से होता है। अब ऑक्सीजन तो नहीं मिल रहा है तो एंजाइम जो है वो कन्वर्जन कराता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है, और यहाँ पे ये लैक्टिक एसिड बन गया, एनर्जी निकल गई, ठीक है, थोड़ा सा जो हमने एनर्जी काम किया जो हमने वो होता है। अब सेम चीज एथिल अल्कोहल में आप देखेंगे कैसे होता है। यहाँ पे आप देखेंगे जो ईस्ट और सर्टेन बैक्टीरिया जो उसको इथेनॉल में कन्वर्ट कर रहा है और एनर्जी मिल जा रही है प्लांट, ठीक है। ये किसके बिना हो रहा है? ये O2 के बिना हो रहा है, ठीक है। अब जो है O2 के साथ जो जो रिएक्शन होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलता है। और ये जो होता है इट टेक प्लेस द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज टेक प्लेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि अब O2 तो आराम से मिल जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लैक्टिक एसिड और एथिल अल्कोहल नहीं मिलेगा, यहाँ पे सीधा अब आपको CO2 और O2 मिल जाएगा, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीजन का प्रोसेस में यही दोनों बनता है, ठीक है। और इसमें जो है एनर्जी काफी ज्यादा संख्या मिलती है, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसमें आप देखेंगे ये ग्लूकोज हो गया, इसमें O2 के साथ मिल गया तो 6O2 और 6O2, और यहाँ पे देखेंगे 2870 यानी लगभग 38 ATP आपको जो है एनर्जी मिल रही है। वहां पे कितनी मिल रही थी? तो 2 मिल रही थी, तो कितना ज्यादा फर्क है, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इज सेलुलर रेस्पिरेशन डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, ठीक है। अब इसमें भी आप देखेंगे कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है जो सेलुलर रेस्पिरेशन में जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। पहला बोलते हैं उसको ग्लाइकोसिस, ठीक है, या सीटोप्लाज्म में होता है। और माइटोकांड्रिया में जो होता है उसको कफ साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोसिस हम लोग देख लेते हैं। और इसको जो है सबसे पहले किसने बोला था? इसने बोला था एम्डेन मायरोफ पाथवे ने, ठीक है। और इसीलिए इसको EMP पाथ भी बोलते हैं, ठीक है। ग्लाइकोसिस कैसे होता है? ग्लाइकोसिस इज प्रेजेंट इन द बोथ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक। एनारोबिक और एरोबिक की बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये जो है सीटोप्लाज्म में होता है। सीटोप्लाज्म कहाँ होता है? जैसे ये है न्यूक्लियस है, तो हम लोग ये जो है ये सीटोप्लाज्मी तो है जो लिक्विड है। अब इसमें जो है अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइक्रोकांडिया वगैरह होते हैं, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ वन ग्लूकोज एटम
इनटू ग्लूकोसिस 2 एटम ऑफ द प्यूरिक एसिड इज फॉर्म, ठीक है। तो एक अगर ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोसिस होता है, अगर दोनों कंडीशन में हो सकता है, एरोबिक और एनारोबिक दोनों, तो उसमें आप देखेंगे कि प्यूरिक एसिड जो है उसमें बनता है, ठीक है। और ये जो है प्रोसेस स्टार्ट कैसा होता है, डू एटम मतलब एटीपी, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। टेक पार्ट बट एंड ऑफ द प्रोसेस 4 एटम द ऑब्टेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जिस ये ग्लूकोसिस वाले में, ग्लूकोज से ग्लूकोसिस वाले में आपको टोटल कितना मिल रहा है, 2 पार्ट ले रहा है और 4 मिल रहा है, यानी डबल हो जा रहा है एनर्जी, ठीक है। देयरफॉर एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोसिस 2 एटम एटीपी इज फॉर्म, ठीक है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि 2 एक्स्ट्रा हमको एटीपी मिल जा रहा है, यानी तो टोटल 16,000 कैलोरी एनर्जी मिल जा रही है, ठीक है। अब देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लाइकोसिस, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है, दोनों ही प्रोसेस हुआ था एनारोबिक और एरोबिक, तो इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, इसीलिए प्रोसेस इज सिमिलर टू द एरोबिक इंस्पिरेशन, ठीक है, एनारोबिक इंस्पिरेशन, ठीक है। अब इन दिस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन फॉर्म्ड कन्वर्टिंग द NAD टू द 2 NAD, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, अब ये प्रोसेस में आप देखेंगे कि NAD से 2 NADH2 बन जा रहा है, ठीक है, मतलब 2 एक्स्ट्रा बन जा रहा है एटीपी का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब कब साइकिल क्या होता है, हेंस क्लब में 1937 में इस साइकिल को बताया था, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जो पावर हाउस बोलते हैं वहां पे एक्चुअल रेस्पिरेशन जो है वहां पे हो रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड साइट्रिक साइकिल और थाई कार्बोलिक साइकिल, ठीक है। इसमें क्या होता है, दिस प्रोसेस इज कंप्लीट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम, और उसमें भी स्पेसिफिक एंजाइम्स वगैरह होते हैं जो इस प्रोसेस को कराते हैं, ठीक है। और 2 एटम ऑफ द ईच एडीपी एंड एटीपी एज फॉर्म, तो अब इसमें आप देखेंगे एडीपी का भी 2 एटम मिल रहा है और एटीपी का भी 2 एटम आपको 2 एटम आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि साइकिल 4 एटम जो है यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ठीक है। द कंप्लीट साइकिल ऑफ 2 प्यूरिक एसिड फॉर्म और 4 टोटल एटम आपको CO2 का मिल जा रहा है, ठीक है। इन आवर सिस्टम मैक्सिमम एटीपी एटम आर फाउंड ड्यूरिंग द कर्व साइकिल, तो कर्व साइकिल के थ्रू ही हमको सबसे ज्यादा आप देखेंगे एटीपी यानी एनर्जी मिल रही है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है, ठीक है। अब एक और चीज इसमें देख लेते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ द प्यूरिक एसिड, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड आप देखेंगे, अब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो 1 एटम ऑफ द एटीपी एंड 5 एटम ऑफ द NADH मिलता है, ठीक है। और 1 एटम ऑफ द NADH2 मिलता है, ठीक है। फ्रॉम 1 एटम ऑफ NADH2 3 एटम ऑफ द ATP एंड फॉर्म द 1 एटम ऑफ NADH2 2 एटम ऑफ ATP आर ऑब्टेन, ठीक है। तो इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि 1 + 3 × 5 2 इस टोटल कैलकुलेट करके 18 एटम ऑफ द 18 टोटल फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। फ्रॉम ऑन ग्लूकोज से कितना मिलता है, 2 एटम ऑफ प्यूरिक एसिड मिल रहा है, पायरुविक एसिड मिल रहा है और 36 एटम ऑफ एटीपी रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये सब इसमें कैलकुलेशन दिया है, टोटल हमको देख रहे हैं कि जो 38 हमने बताया था जो एरोबिक कंडीशन में बन रहा है वो इतना मिल जा रहा है, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सब्सटेंस क्या क्या होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब जो होता है इसी को तो ऑक्सीडेशन करके कि हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो यही जो है इसी को तो आप वहां पे रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, इसी को तो ऑक्सीडेशन करा के हम लोग तो एट फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज टेक प्लेस, सबसे पहले ग्लूकोज का होता है, उसके बाद फैट का होता है, ठीक है, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है, देन फैट, ठीक है। आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ऑक्सीडेशन ऑफ द प्रोटीन स्टार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखा होगा, ठीक है। रेस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस, ठीक है। इट ऑल्सो रिड्यूसेज द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो जितना रेस्पिरेशन होगा, इसलिए जिम वगैरह करते हैं, बोलते हैं कि दौड़ो, दौड़ने होने से क्या हमारा रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, तो कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन ये सब ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा तो इससे हमारा वेट लॉस भी होता है, ठीक। तो ये हमने पूरी ह्यूमन बॉडी की हमने चीजें को देख लिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग हमारी बॉडी में क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ये सब चीजें कैसे काम करती हैं, इसके बारे में भी हम लोग इसी चैप्टर में देख लेते हैं, ठीक है, इसी वीडियो में देख लेते हैं, ठीक। टू मेंटेन द लाइफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द सम बेसिक फंक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यही न्यूट्रिशन जैसे कार्ब्स हुआ, फैट्स हुआ, यही सब जो है रेस्पिरेशन में मदद कर रहे हैं, तो इनकी हमको सर्टेन अमाउंट जो है हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, अगर ये नहीं रहेंगे तो हम वीक हो जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ विच इनटेक द फूड, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सब होता है, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड ये सब रहता है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं जो हम बॉडी में मिल जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट आर द सब्सटेंस बाय विच द ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी
एंड यूज इन बायोसिंथेसिस ऑफ द बॉडी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर सोर्स ऑफ एनर्जी, वेयर एज प्रोटीन एंड मिनरल्स आर द न्यूट्रिएंट्स यूज फॉर द बायोसिंथेसिस, ठीक है। ये सब जो है हमारे शरीर के लिए जरूरतें हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट को देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में आप देखेंगे कि ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। और इसमें रेशियो कितना होता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:1 का रेशियो होता है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें कार्बन एक रहता है, फिर 2 हाइड्रोजन रहता है, फिर 1, तो ये रेशियो रहता है हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन का, ठीक है। कार्ब तो कार्बोहाइड्रेट इज द फॉर्म ऑफ शुगर रहता है, ठीक है, शुगर एंड स्टार्च फॉर्म में रहता है। और ये जो है एनिमल या ह्यूमन जो भी लेता है वो इस फॉर्म में रहता है, तो इस फॉर्म में रहता है शुगर और स्टार्च के फॉर्म में रहता है, ठीक है। और 50 से 75% एनर्जी जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट को मिलती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी तो मिलती है इससे, ठीक है। लेकिन पर यूनिट वेट मतलब सबसे कम अमाउंट में ज्यादा एनर्जी अगर दिया जाए तो उसमें वहां पे फैट का आएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना। कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड एल्डोज, ठीक है। अब जो कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड ग्रुप का होता है उसको हम लोग एल्डोज बोलते हैं, और कीटोन ग्रुप को क्या हम लोग केटोस बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें भी 2 ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है। और कार्बोहाइड्रेट आर द डेरिवेटिव ऑफ द पॉलीहाइड्रोक्सिल अल्कोहल, ठीक है, ये जो है उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। अब उसमें जो है आप कार्बोहाइड्रेट को अलग अलग भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। इसमें मेनली 3 भाग में बांटा जाता है कार्बोहाइड्रेट को। पहला होता है मोनोसेक्राइड, ठीक है। मोनोसेक्राइड में आप देखेंगे ये सिंपल, मोनो का मतलब है सिंपल, तो ठीक है, तो यह सिंपल शुगर है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे सेग्राइड सेग्राइड का मतलब शुगर का जो फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, इसीलिए बोलते हैं कि चीनी का रस वगैरह पी लो या ग्लूकोज वगैरह डायरेक्ट ले लो, तो उससे क्या आपको डायरेक्ट एनर्जी मिलती है, ठीक है। और मेड अप ऑफ द सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सिल, ठीक है, एक कीटोन यूनिट का होता है, ठीक है। और मोस्ट अबंडेंट मोनोसेक्राइड फाउंड इन द नेचर ऑफ ग्लूकोज कंटेनिंग 6 कार्बन एटम, ठीक है। ट्रायोस, ट्रोस, पेंटोस, ये सब हेप्टोस, ये सब जो है मोनोसेक्राइड से फॉर्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ओलिगोसेक्राइड्स, ठीक है। और इसमें 2 से 10 मोनोसेक्राइड जो है एक साथ मिल जाते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं कि अब ये है कार्बन मोनोऑक्साइड है, अब CO2 हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ऐसे ही 2 हो गया तो डाई हो गया, ऐसे 3 होगा तो ट्राई हो जाएगा, ऐसे कर करके। तो ओलिगो का मतलब है कि जब 2 से 10 मोनोसेक्राइड एक साथ मिल जाएंगे तो ये ओलिगोसेक्राइड हो जाएगा। और ये जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं नॉर्मली, ठीक है। और सीड टेस्ट में होता है, तो ये एक्चुअल में आप देखेंगे ये जो है चीनी उनी के फॉर्म में मिलते हैं, माल्टोस, सुक्रोस, लैक्टोस, ये जो है ये सब डाइसेक्राइड होते हैं, ठीक है। सुक्रोस होता है ना, सुक्रोस होता है, लैक्टोस, ये और मेड अप ऑफ द 2 मोनोग्राम। तो इसमें आप देखेंगे ये जो है 2 से बने रहते हैं, 2 से 10 तक जा सकता है, लेकिन माल्टोस, सुक्रोस, लैक्टोस जो है ये आपके 2 के बने होते हैं, ठीक है। अब हम लोग पॉलीसेक्राइड की बात कर लेते हैं। अब उसके ऊपर जो है कंपाउंड, जो और भी जितना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता जाएगा शुगर का, वो पॉलीसेक्राइड में आएगा, ठीक है। इसमें आप देखेंगे फॉर्म ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ द मोनोसेक्राइड। अब लार्ज नंबर बन रहा है, 2 से 10 के बीच में तो आप देखेंगे ओलिगो बन रहा था, अब ये लार्ज नंबर, देयर आर सोलबल इन टेस्टलेस, ये जो है टेस्टलेस होते हैं, स्वीट नेचर के तो ओलिगो वाले होते हैं। और इसमें आप देखेंगे ग्लाइकोजन, सेलुलोस और काइटिन जो होता है ये सब पॉलीसेक्राइड का होता है, एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अब फंक्शन देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन में आप देखेंगे ये वर्किंग एज ए फ्यूल काम करता है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ग्लूकोज जो है वो CO2 और H2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमने ऊपर भी देखा था, और एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो 1 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, ठीक है। और न्यूक्लियिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स और कंटेंट पेंटोस शुगर, ठीक है। जो न्यूक्लियिक एसिड होते हैं उसमें ये सब चीजें मिलती है, ठीक है। लैक्टोस ऑफ द मिल्क इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोस मिल जाएगा तो उसको लैक्टोस बोलेंगे, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो फैट और अमीनो एसिड से मिलता है, ये फॉर्म करता है, ग्लूकोज जो है फैट और अमीनो एसिड फॉर्म करता है। और कार्बन स्केलेटन ऑफ द मोनोसेक्राइड इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड, काइटिन और सेलुलोज, ठीक है। अब इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, तो पहली बात तो व्हीट है, राइस है, मेज है, स्वीट पोटैटो है और अदर प्लांट्स, ठीक है। तो ये सब आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस हैं, ठीक है। अगर आपके शरीर में कार्बो मतलब तुरंत एनर्जी चाहिए तो ये सब चीजें खाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोटीन की। तो इसको जो है सबसे पहले बर्जिलियस ने इसको पहले यूज किया था वर्ड प्रोटीन को, ठीक है। और ये जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। और 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड होता है, ठीक है। इसमें ये बेसिकली अमीनो एसिड होता है, जैसे उसमें सेक्राइड वगैरह थे, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड
और मोनोसेक्राइड था, इसमें बेसिकली अमीनो एसिड होता है। और 15% जो है ह्यूमन बॉडी जो है वो प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। इसमें मेनली नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके साथ साथ सी एच एंड ओ मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट में क्या था, सी एच और केवल ओ था, ठीक है। अब इसमें नाइट्रोजनियस कंपाउंड में मिल जाएगा तो वो हम उसको प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे 22 टाइप ऑफ द प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बॉडी। 22 तरह के प्रोटीन जो है ह्यूमन बॉडी को के लिए जरूरी होते हैं, आउट ऑफ विच 12 जो है वो बॉडी खुद बनाती है और 10 जो है आपको फूड से प्राप्त करते हैं, जिसको इसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड जहाँ पे भी आएगा वहां पे आपको अमीनो क्या बोलना है, बात करना है, प्रोटीन की बात करना है। और जहां पे भी सैकराइड की बात आएगी तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट की बात करनी है, ठीक है। तो अब इसमें बोल रहा है कि फिर टाइप्स ऑफ प्रोटीन बता दीजिए क्या क्या होता है। तो इसमें केमिकल कंपोजिशन जो होता है उसके हिसाब से 3 तरह के होते हैं। तो पहला सिंपल प्रोटीन है। अब ओनली एक अमीनो एसिड रहेगा, अमीनो एसिड खाली उसमें रहेगा तो उसको एब्लुमिन्स, ग्लोबिन्स और हिस्टोन्स, ये सब जो है ये जिसमें केवल अमीनो एसिड रहता है, ठीक है। अब कंजुगेट प्रोटीन क्या होता है, अब इसमें देखेंगे केमिकल कंपाउंड जो है वो अमीनो एसिड के साथ कुछ अदर अगर केमिकल कंपाउंड है उसमें, तो उसको हम लोग कंजुगेट प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये सब होता है, ठीक है। और तीसरा डिराइव प्रोटीन, ठीक है। और ये जो है पार्शियल डाइजेशन ऑफ द नेचुरल प्रोटीन, इसके साथ मिलकर के हाइड्रोलिसिस किया जाता है, उससे जो है इसको ड्राइव प्रोटीन को ड्राइव किया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है। उसमें आप देखेंगे पेप्टोन होता है, पेप्टाइड होता है, प्रोटीनेज होता है, ये सब होता है, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है, तो प्रोटीन का सबसे मेन फंक्शन क्या है, ग्रोथ, सेल का ग्रोथ, बॉडी का ग्रोथ, वो सब का काम आता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द सेल, प्रोटोप्लाज्म और टिश्यू, ये सब फॉर्म कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। जब सेल डाई हो जा रहा है तो सेल को रिजनरेट कर रहा है, ये सब करता है, ठीक है। और दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर द फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ हैम्पर्स एंड डिफिशियंसी लैक ऑफ द प्रोटीन का क्वासिकोर्स। और ये 2 बीमारियां जो है आपको याद रखनी ना, ये जो है प्रोटीन की कमी से होती है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट की कमी से तो ऐसा कोई बीमारी होती नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी का है। आप अगर वो नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगा, तो काम नहीं पाएंगे, तो आपको नेचुरली आपको लेना ही है किसी न किसी फॉर्म में। लेकिन प्रोटीन जो है वो ग्रोथ वगैरह ये सब स्टन हो जाएगा। मान लीजिए केवल प्रोटीन नहीं खा रहे, केवल कार्बोहाइड्रेट फैट वगैरह खा रहे हैं, तो आप देखेंगे क्वासिकोर और मेरेस्मस जैसी कमियां हो जाती है, ठीक है। और इन केस ऑफ नेसेसिटी दीज प्रोवाइड द एनर्जी टू द, और जरूरत पड़ने पे वो सब हार्मोन वगैरह थे ना, अगर कार्बोहाइड्रेट कम होगा तो प्रोटीन का कुछ हिस्सा ले लिया, आपकी बॉडी का जो मसल्स वगैरह है उससे जो है एनर्जी ले लेता है, ठीक है। और ये करता है कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, और ये जेनेटिक कैरेक्टर को भी मेंटेन करता है, ठीक है। और हेल्पफुल इन कंडक्शन आल्सो, ठीक है। कंडक्शन का मतलब वही टेम्परेचर मेंटेन, ठीक है। और क्वासिकोर और मैरास्मस जो है ये 2 हम इन दिस डिजीज हैंड एंड लेग ऑफ द चिल्ड्रन गेट स्लिम्ड। तो पैर और हाथ जो है आप देखेंगे क्वासिकोर में वो काफी पतले हो जाते हैं और पेट जो है एकदम बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। मैरास्मस क्या होता है, और इसमें जो है उसके जो मसल्स हैं वो सब लूज हो जाते हैं, ठीक है। अब तीसरी बात मेन इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं फैट की, ठीक है। अब जो होता है ये फैट इज एन एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या था, शुगर वगैरह था, सैकराइड्स था। प्रोटीन में क्या था, अमीनो एसिड था। अब इसमें क्या होगा, फैटी एसिड आ गया। अमीनो एसिड फैटी एसिड में तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो फैटी एसिड मतलब फैट, ठीक है, फैट के साथ फैटी एसिड है ना, तो ये आपको इजी रहेगा, आसान में रहेगा याद करने में, ठीक है। और अमीनो एसिड रहता है वो प्रोटीन के साथ। तो इन दिस कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो रहे हैं। इसमें नाइट्रोजन भी मिल जाएगा तो क्या होगा, ये आपका प्रोटीन हो जाएगा। और कार्बन और ये सब जो है ये कार्बोहाइड्रेट में भी हमको मिल रहा था, ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटी में रहता है। और इसका जो है प्रोपोर्शनली जो है कम ऑक्सीजन रहता है कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट और फैट में यही अंतर है कि इसमें जो है ऑक्सीजन 1:2:1 का रेशियो था कार्बोहाइड्रेट में, तो इसमें जो है अब CHO था, ठीक है, हाइड्रोजन 2 था। इसमें मान लीजिए अगर ये 1 रहेगा तो ये आपका फैट बन जाएगा, मतलब कंपेरेटिवली लेस रहता है, ठीक है। नॉर्मली फैट रिमेन्स सॉलिड एट 20 डिग्री टेम्परेचर। तो फैट वगैरह जो होता है, घी वगैरह हम लोग जो खाते हैं फैट वगैरह, देखेंगे कि 20 डिग्री पर सॉलिड रहता है और लिक्विड होता है उसके बाद, तो उस बाद में ये ऑयल बन जाता है, ठीक है। फैटी एसिड आर 2 टाइप के, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड जो है 2 तरह के फैटी एसिड होते हैं। तो अनसेचुरेटेड होता है फैटी एसिड, वो फिश ऑयल वगैरह में मिलता है, वेजिटेबल ऑयल वगैरह में मिलता है, ठीक है। और केवल कोकोनट ऑयल ऐसा है और पाम ऑयल ऐसा है जो सेचुरेटेड ऑयल होता है, ठीक है। तो ये कोकोनट और पाम ऑयल जो है आपको नहीं खाना है, सेचुरेटेड होते हैं क्योंकि, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल के होने के बावजूद, ठीक है। बाकी फिश ऑयल तो फायदा ही होता है। अनसेचुरेटेड जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए कंपेरेटिवली ठीक होते हैं कंपेयर टू द सैचुरेटेड, ठीक है। और 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है 1 ग्राम फैट से। वहाँ पे 1 ग्राम
कार्बोहाइड्रेट से कितना मिला था, 4.2 मिला था। तो वही आपने देखा हमने कि फैट से है कंपेरेटिवली ज़्यादा मिलती है, एक्चुअल सोर्स तो वो है, ठीक है। और एडल्ट पर्सन जो है 20-30% एनर्जी जो है वो फैट से प्राप्त करता है, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ द फैट क्या होता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो कार्बोहाइड्रेट भी प्रोवाइड करता है। और ये जो है ये स्किन के अंदर रहता है, और ये क्या करता है, एक लेयर बनाता है जिससे हीट लॉस ना हो। तो मेटाबॉलिज्म हमारा जो है, जो टेम्परेचर मेंटेन करता है, उसको ये लॉस नहीं होने देता, ठीक है। और ये जो है फैट जो होता है, ये फूड को थोड़ा टेस्टी भी बनाता है, ठीक है। और इंजरी से भी बचाता है। एक लेयर बना रहा है, आपकी बॉडी में फैट रहता है तो थोड़ा आपको थोड़ा हीट मतलब क्या बोलते हैं कि जो शॉक एब्जॉर्ब है उसके लिए भी मदद करता है, तो इंजरी वगैरह से बचाता है, ठीक है। ड्यू टू द लैक ऑफ द फैट स्किन गेट ड्राइड। अगर फैट नहीं रहेगा तो आप देखेंगे कि आदमी जो है वो थोड़ा उसका ड्राई हो जाएगा, बॉडी वेट डिक्रीज हो जाएगा, और डेवलपमेंट जो है बॉडी का वो थोड़ा रुक जाएगा, ठीक है। ड्यू टू द एक्सेसिवनेस ऑफ द फैट बॉडी गेट फैटी, हार्ट डिजीज टेक प्लेस, ठीक है, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं विटामिन, ठीक है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट देख लिया, प्रोटीन देख लिया, हमने फैट देख लिया, ठीक है। अब आती है विटामिन, ठीक है। CPFB, यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं बॉडी के लिए, न्यूट्रिएंट्स में तो यही आते हैं, ठीक है। और जो है आप देखेंगे कि इसको जो है AFG हॉपकिन ने इसको इन्वेंट किया था, और नाम किसने दिया था, फंक ने दिया था, ठीक है। तो ये तो आपको याद रखना है, ठीक है। विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और ये बहुत कम संख्या में मतलब मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन एक्चुअल में तो ये ऐसे ऐसे बॉडी में कोई इनका रोल नहीं है, लेकिन ये जो है बीमारियों वगैरह से बनाने के लिए, और जो स्पेसिफिक जो बॉडी में जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है उसको उसके उसके उसका फुलफिलनेस यही सब लोग करते हैं, ठीक है। नो कैलोरी अपटेन फ्रॉम द, देखिए आपको इसमें कोई कैलोरी नहीं मिला, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग द केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये सब ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी के आधार पे इसमें दो तरह का होता है, बी और सी जो होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, बाकी A D K जो रहता है ये फैट सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताया, विटामिन सॉल्युबल इन वाटर बी और सी, ठीक है। और विटामिन सॉल्युबल इन फैट A D E और K, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक चार्ट बनाया हुआ है, बहुत अच्छा चार्ट है ये। और ये चार्ट से ही एक दो प्रश्न, अगर न्यूट्रिशन है तो न्यूट्रिशन से आप समझ लीजिए कि 2 क्वेश्चन मिनिमम एग्जाम में आना ही आना है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे से कोई बोले तो यही चैप्टर है, ठीक है। यहाँ से बीमारियां वगैरह भी पता। विटामिन ए, इसका केमिकल नेम रेटिनॉल है, ठीक है। और इससे डिफिशियंसी से क्या होता है, कलर जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब जो है, कलर ब्लाइंडनेस बोल रहा हूँ, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। ये जो है आपका एक कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस होगा, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस जो है जेनेटिक बीमारी है, इसका विटामिन ए से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जीरोथेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस दो तरह की बीमारियां होती हैं विटामिन ए की कमी से। और इसके सोर्स क्या क्या है, देखिए मिल्क तो ऑलमोस्ट सभी विटामिन का सोर्स है, ठीक है। तो ये लगभग हम सब सामने रहेगा। बाकी एग खा सकते हैं, चीज खा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश ऑयल, लिवर ऑयल भी ये सब खा सकते हैं। विटामिन बी में आप देखेंगे बी कॉम्प्लेक्स होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 11 होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो पहले वाले को हम लोग B1 को थायमिन बोलते हैं, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो बी से बेरी बेरी, ठीक है, ठीक है। ए से आपका नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोथेल्मिया। और इसके जो है सोर्स क्या क्या है, ग्राउंड नट, रेप सीड, ड्राई चिली, पल्सेस, लीवर, एग, वेजिटेबल्स। एग और मिल्क आपको लगभग हर चीज में आपको सामने आएगा, ठीक है। अब विटामिन B2 की बात कर लेते हैं, राइबोफ्लेविन, राई का मतलब यहाँ B2 से ले लीजिए, ठीक है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या बीमारी होती है, पहले से वाले से तो बेरी बेरी हो जाता है, इसके वजह क्रैक स्किन हो जाता है, रेड डिस आई हो जाता है, क्रैकिंग ऑफ द टंग हो जाता है, ठीक है। ये काफी खतरनाक है। और इसकी सोर्सेज क्या क्या, मीट है, ग्रीन वेजिटेबल है, और मिल्क है। देखिए मिल्क यहाँ पे भी आ गया। विटामिन B3 बोलते हैं पैंथोथेनिक एसिड, ठीक है, पैंथोथेनिक एसिड होता है। और वाइटनिंग ऑफ द हेयर, कम उम्र में जो है आप देखेंगे मेटल टाइटनेस वगैरह आ जाती है, कम उम्र में बाल सफेद वगैरह। तो इसमें भी देखिए मीट, मिल्क, नट, टोमेटो, शुगर केन, ये सब जो है इसमें आता है। विटामिन B5 देख लेते हैं, आपको नियाचिन बोलते हैं या निक्टोटमाइड बोलते हैं, निक्टिनोनामाइड्स। अब इसकी कमी से जो है पिलाग्रा रोग होता है, ठीक है। तो ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट है, पिलाग्रा रोग और सिंड्रोम इससे हो जाता है, ठीक है, फोर्टी सिंड्रोम, ठीक है। तो 5 से 4, 4 तो है ही नहीं, तो 4 इसको पकड़ लीजिए। मीट, ग्राउंडनट, पोटैटो, टोमेटो, लीफी वेजिटेबल्स, ये सब जो है इसके सोर्सेस हैं, ठीक है। अब विटामिन B6 देख लेते हैं, पायरोडॉक्सिन होता है, इसकी कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया आप देखेंगे आयरन की कमी से भी होता है, लेकिन अब यही विटामिन है जिसकी वजह से वो आयरन की कमी होने देता है, ये विटामिन है, ठीक है। स्किन डिजीज वगैरह होता है, लीवर, मीट और ग्रेन्स इसकी। अब बायोटिन देख लेते हैं, B7 मतलब बायोटिन, ठीक है। अब पैरालिसिस हो जाता है, बॉडी पेन होता है, और बाल जो है झड़ने लगते हैं। मीट, एग, लीवर, मिल्क, ये सब जो है इसके
अब B12 देख लेते हैं, साइनोकोबालामिन बोलते हैं। अब इसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, और साइनोकोबालामिन में से जो है कोबाल्ट की कमी से ट्यूरोली ग्लूमेटिक हो जाता है, ठीक है, जॉन्डिस, मिल्क और ईट होता है, ठीक है। फोलिक एसिड में आप देखेंगे कि एनीमिया, फोलिक एसिड वही आयरन वाला पार्ट है, और डायरिया हो जाता है, पल्सेस, लीवर, वेजिटेबल्स एक इसमें था। तो ये बी कॉम्प्लेक्स हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग विटामिन सी की बात करें, एस्कॉर्बिक एसिड, इसमें देखेंगे सी आ रहा है तो स्कर्बी एसिड, ठीक है, स्कर्बी स्वेलिंग ऑफ द गम्स, ठीक है। लेमन, ऑरेंज, ये सब जितने खट्टे वाले फल है ये सब आप देखेंगे, चिल्ली भी होता है इसमें। विटामिन डी कैल्सीफेरोल बताते हैं, इसमें कैल्सी मतलब कैल्शियम के बाद, डी के बाद कैल्शियम, ठीक है। रिकेट्स हो जाता है चिल्ड्रंस में, और ऑस्टोमेलेसिया हो जाता है एडल्ट में, इसमें हड्डियाँ जो हो जाती है काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। यही जो है आपको धूप में बैठने के लिए बोलता है, ठीक है। फिश, लिवर ऑयल, मिल्क और एग इसमें होता है, ठीक है। विटामिन ई, टोकोफेरॉल, लेस फर्टिलिटी हो जाती है, ठीक है। लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, बटर, स्प्राउटेड व्हीट और वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। विटामिन के, फिलोक्विनोन, ठीक है, नॉन क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, ये जो है जरूरत होता है आपका ब्लडिंग। अब यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि वो हार्मोन्स कौन से हैं जो ब्लड क्लोटिंग में आपको मदद करते हैं, ठीक है। मैं अभी जस्ट ऊपर बताया हूँ, ठीक है। टोमेटो, सोयाबीन ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। कोबाल्ट जो होता है उस विटामिन B12 में पाया जाता है। साइनोकोबालामिन है ना, कोबाल यहाँ पे आ रहा है ना, कोबाल, तो इसलिए यहाँ पे साइनोकोबालामिन इसको बोलते हैं। सिंथेसिस ऑफ द विटामिन कैन नॉट बी डन बाई सेल जो है विटामिन का सिंथेसिस खुद नहीं करता, ठीक है। इट फुलफिल्ड बाय द विटामिन 4, ठीक है। तो अभी जैसे एक क्वेश्चन आया था कि हमारी बॉडी जो है वो सारे प्रोटीन को खुद ही सिंथेसिस कर लेती है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सीधा सारे नहीं कर सकती है। हाउएवर सिंथेसिस ऑफ द विटामिन डी एंड टेक प्लेस इन द बॉडी, तो केवल डी और के का आप देख रहे हैं कि बॉडी के अंदर सिंथेसिस हो रहा है, बाकी जो है आपको बाहर से कुछ चाहिए होगा, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी टेक प्लेस बाय द अल्ट्रा वायलेट रेज इन प्रेजेंट इन द सनलाइट, ठीक है। और थ्रू द कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को ये जब ब्रेक करता है तो आप देखेंगे विटामिन डी बनता है, ठीक है। और ये क्या कहाँ मिलता है, तो ये आपके सनरेज में मिलता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रहना, 10 से 15 मिनट में जब आपको उतना देर नहीं रहना, ठीक है। विटामिन के बॉडी में आवर कोलोन, ठीक है, बाय द बैक्टीरिया, ठीक है, फ्रॉम इट ईट अब्जॉर्ब, ठीक है। अब मिनरल्स, तो हमने विटामिन, हमने क्या क्या देख लिया, कार्बोहाइड्रेट देख लिया, प्रोटीन देख लिया, फिर फैट देख लिया, फिर विटामिन देख लिया, अब आ जाते हैं मिनरल, ठीक है। मिनरल जो है देखेंगे बहुत ही माइन्यूट माइक्रोवेव पार्ट में आपको चाहिए होता है। मिनरल्स इन द होमोजीनियस इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है ये, ठीक है। नीडेड फॉर द बॉडी, ये कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, जैसे इसमें आप देखेंगे मिनरल्स होता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl हो गया, ये 2 से 5 ग्राम केवल चाहिए होता है। नॉर्मल सॉल्ट में होता है, फिश में होता है, फिश समुद्र वगैरह, मीट, एग वगैरह में रहता है, ठीक है। और ये जो है नॉर्मली फाउंड इन द एक्सटर्नल फ्लूइड ऑफ द सेल रिलेटेड टू द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व पल्सेस, ये सब में ये आप देखेंगे। कंट्रोल द पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन द बॉडी, ये सब जो है जरूरत पड़ता है, ठीक है। पोटेशियम, ये NaCl की बात हो गई, पोटेशियम देखिए 1 ग्राम की जरूरत पड़ती है केवल, और ये जो है सब में लगभग रहता है, ठीक है। स्पेशली ये देखेंगे आप जो है एप्पल में रहता है, ठीक है। और ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। इस फाउंड इन द प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, नर्व्स कंडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ द पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी, ठीक है। अब कैल्शियम, ये 1.2 ग्राम चाहिए होता है, ये किससे मिलता है, मिल्क से, चीज से, एग से, ग्रेन से, ग्राम फिश से, ठीक है। दिस प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द बोन, ठीक है। बोन के लिए कैल्शियम जो है जरूरी होता है, टीथ वगैरह में होता है विटामिन। इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड फॉर्मेशन रिलेटेड टू द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये सब जो है इसमें जरूरत होता है। क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड में भी जरूरत होता है। फास्फोरस आ गया 1.2 ग्राम, फास्फोरस भी वही बोन्स के लिए होता है। इसमें देखेंगे मिल्क, चीज, बाजरा, ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल, ये सब रहते हैं। आयरन कितना जरूरी होता है देखा है अपने, एब्लूबन ऑफ द एग, ये सब में रहता है, बाजरा में रहता है, बनाना, स्पेनिश और लीफी जो साग वगैरह रहता है उसमें रहता है। आयरन इज इंपॉर्टेंट द फॉर्मेशन ऑफ RBC, ठीक है, एंड हीमोग्लोबिन, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द टिश्यू फॉर द ऑक्सीजनेशन, ठीक है। आयोडीन की बात कर लेते हैं, तो आयोडीन आप देखेंगे सी फूड वगैरह में रहता है, और जो है ये थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैग्नीशियम वेरी स्मॉल क्वांटिटी, अब ये सब जो है ये सब थोड़ा थोड़ा ज़्यादा थे, अब ये मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, ये सब जो है ये काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में। ये वेजिटेबल्स में मिलता है, जिंक लीवर और फिश में मिलता है, ये मीट्स ये सब में मिलता है, कोबाल्ट जो है मीट फिश में वगैरह मिलता है। अब ये सब देखेंगे कि अब मैग्नीशियम देखेंगे मैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम के लिए, और इंसुलिन फंक्शन के लिए जिंक का जरूरत पड़ता है। फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन के लिए कॉपर जरूरत पड़ता है, और कंडक्टर होता है इलेक्ट्रॉन का। कोबाल्ट के लिए सिंथेसिस ऑफ RBC एंड विटामिन B12, विटामिन B12 साइकोनो
साइनो कोबालामिन इसका नाम ही है B12 का, ठीक है। वाटर चाहिए होता है, वाटर में तो ऐसा कुछ रहता नहीं है, लेकिन ये जो होता है क्या करता है, ये 65 से उसी, तो ये जो है ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट और रेगुलेशन वगैरह के लिए, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए ये सब जरूरी होता है। वाटर कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय स्वेटिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, ये सब जो है मैक्सिमम ऑर्गेनिक जो रिएक्शन होता है वो हाइड्रोलिसिस के फॉर्म में होता है, यहाँ पे चाहिए। तो बैलेंस डाइट क्या होता है कि इसमें जो है सभी सभी थोड़ी थोड़ी मात्रा में होता रहता है, ठीक है, सारे सफिशिएंट क्वांटिटी में रहते हैं। तो उसी से रिलेटेड आप देखेंगे बैलेंस डाइट एक बनाया हुआ है कि ये 400 ग्राम होना चाहिए, 520 ग्राम ग्रेन होने चाहिए, पल्सेस 40 ग्राम होना चाहिए, और ये नॉर्मल, ये मेल में ये हार्ड नॉर्मल मेल मीडियम हार्ड, सॉरी नॉर्मल मीडियम हार्ड, इस तरह से चिल्ड्रन बॉयज गर्ल में से कितना होना चाहिए, ये चार्ट आप ऐसे स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब नेसेसरी कैलोरी फॉर द ह्यूमन बींग, अब कितनी कैलोरी चाहिए होता है, जैसे आपने देखेंगे पॉवर्टी जो हमारी जो गवर्नमेंट पॉवर्टी जो एस्टिमेशन करती है उसमें आप देखेंगे कैलोरी इंटेक वगैरह का भी सहारा लेती है, ठीक है। तो जो लाइट वर्कर है उनको 2000 कैलोरी चाहिए, फीमेल के लिए 21 चाहिए, जो 8 आवर्स वर्कर होते हैं उनके लिए 3000 कैलोरी चाहिए और फीमेल्स के लिए 2500 चाहिए, हार्ड वर्कर जो होते हैं उनको 3600 चाहिए और 3000 फीमेल्स के लिए चाहिए, ठीक है। ये देखें कहीं ना कहीं ये बेसिस होता है कैलोरी इंटेक का, ठीक है, जो पॉवर्टी एस्टिमेशन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, अब हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया सारा, हमने शरीर को स्वस्थ कर लिया, अब इसके बावजूद अगर कोई बीमारी हो जाती है तो वो कैसे होती है, किसकी कमी से होती है, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ये वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें जरूर बताइए, ये सीरीज कैसी लग रही है, इल्यूशन की कैसे बताइए। और सारे वनडे एग्जाम यूपीपीसीएस में तो आप देखेंगे कि साइंस के लिए तो ये बहुत ही, यूपीपीसीएस आर में साइंस का जो पोर्सन है वो इससे बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। अगर कोई सब्जेक्ट में थोड़ा डीप जाकर के पूछते हैं, लेकिन लेसन जो है साइंस के लिए स्पेशली ये जो है मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। बस ये है कि आपको सारे फैक्ट्स जो है कंप्लीटली इसको याद करके रखना है, ठीक है, क्योंकि यूपी पीसीएस आर में आप देखेंगे कि जो फैक्ट्स हैं उस पर ज़्यादा साइंस में फोकस रहता है, ठीक है। ये चीज़ों को जो है इसमें आप देखेंगे नॉर्मली कम आता है, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो सब कम ही आते हैं, ठीक है। तो हमें लीजिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, थैंक यू।